अब मैं 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर इससे पहले मैं वीडियो बना लिया हूँ, पसंद आया हो तो लाइक वो सब भी कर दीजिएगा, ये भी लाइक करिएगा। चलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, आगे काम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रोसेस सिस्टम, कि कोई भी प्रोसेस कैसे होता है। देखिए 3 प्रोसेस होता है। जैसे आप बादाम वगैरह को फुलाते होंगे पानी में तो फूल जाता होगा, ठीक है। या फिर दाल उल फुलाने के लिए रखते होंगे तो वो भी फूल जाता है। रात में फुलाते होंगे, दिन में फूल जाता होगा। तो लेकिन वो प्रोसेस कहलाता क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए 3 नाम होता है। पहला नाम है हाइपर टोनिक, हिंदी वाले लिखेंगे हाइपर, सॉरी कट गया दोस्तों, हाइपर टोनिक। दूसरा होता है आइसोटोनिक, तीसरा होता है हाइपोटोनिक। ये 3 प्रोसेस है, लेकिन तीनों प्रोसेस है क्या ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं समझता हूँ हाइपरटोनिक के बारे में। आप देखे होंगे कि दाल फुलाने के लिए, बादाम फुलाने के रात में रखते होंगे, ठीक है, पानी में। ये गिलास है आपका या बर्तन है, उसमें आप क्या किए, बादाम को फुला के रख दीजिए। तो ये सब मान लीजिए बादाम है, ठीक है, चिड़िया बादाम या कोई बादाम है। और ये क्या है, वाटर है। जब पानी की मात्रा इसमें घुसेगी, किसमें, बादाम के अंदर, किसमें घुसेगी, तो बादाम के अंदर, यानी जब बादाम की पानी बादाम के अंदर घुसती है, पानी जब बादाम के अंदर घुसती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। अब इसको लिखना पड़ेगा तो कहिएगा कि इसको कहते हैं सबसे पहले सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। इसे कहते हैं सॉल्यूट, हिंदी वाले लिखेंगे सॉल्वेंट और इसे लिखिएगा सॉल्यूट, ठीक है। क्या लिखिएगा, सॉल्यूट। तो कहिएगा जब पानी की मात्रा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चल जाए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चल जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। हिंदी वाले भी यही लिखेगा जो हम बोल रहे हैं। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, देखिए ये बर्तन है, ठीक है। मान लीजिए इतना आपने क्या लिया, चीनी लिया, और इतना ही पानी लिया, ठीक है। जितना चीनी लिया उतना ही आपने पानी भी ले लिया, यानी दोनों की मात्रा बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक कहलाएगा। दूसरा फिर से समझिएगा, या बादाम के अंदर जब पूरी मात्रा घुस जाती है, यानी बादाम के अंदर जितनी पानी लेने की जो क्षमता होती है अब वो नहीं ले सकता है, अब वो फूल चुका है, उससे ज़्यादा वो फूल नहीं सकता। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, आइसोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। यानी जब कोई फूल जाता है, रात में रखें दिन में आ गया, यानी आइसोटोनिक, यानी सेम हो जाए पानी की मात्रा और सॉल्यूट की मात्रा, और सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। ओके। लेकिन इसके अंदर, सामान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इसी के अंदर जो पानी की मात्रा और खुद इसका मात्रा
दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, इसी को कहते हैं आइसोटोनिक। अब समझिएगा हाइपोटोनिक क्या होता है। ये बर्तन है आपका, देखते होंगे कि रोटी वगैरह या फिर गर्मी के मौसम में रोटी वगैरह जल्दी सूख जाती है, ठीक है। तो क्यों सूख जाती है, जब रोटी को हवा में रखते हैं तो सूखना चालू कर देता है, यानी इससे जो नमी जो होती है निकलना चालू कर देता है। नमी जो होती है यानी पानी निकलना चालू कर दे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। तो कहिएगा, आप लिखिएगा, ठीक है, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाए तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब इसको हाई कंसंट्रेशन क्यों कर दिए, क्योंकि ये जो गिलास का मात्रा है या वायुमंडल है बहुत ज़्यादा बड़ा है और रोटी में पानी कम है, तो बताइए कौन हाई होगा, ये होगा। इसीलिए करें लो से हाई, लो से हाई की ओर चल जाए वाटर, यानी निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। इसको आप अपने शब्द में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो ऐसा भी हो। चलिए ये तीनों प्रोसेस समझ गए हैं, अब आगे चलते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको ट्रांसपोर्ट, हिंदी में कहते हैं परिवहन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट है, होता क्या है ये पहले समझिएगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। जिसको नहीं आता ये लिख सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए अब बताइए एनर्जी सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत होगा, एक्टिव वाला हो या पैसिव वाला को। निश्चित है एक्टिव वाला हो, क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा खटेगा उसी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी एटीपी क्या होती है, एनर्जी आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिव वाला को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अब पैसिव वाला को कम चाहिए, ठीक है। अब दूसरा समझिएगा, पैसिव का विभाग होता है, याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हिंदी वाले भी लिखिएगा, लो कंसंट्रेशन, हिंदी में कहते हैं सांद्रता। लो का मतलब कम, हाई का मतलब ज़्यादा, सांद्रता। तो याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के बीच जाता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, अरे भैया जब कोई किसी के अंदर पहले ही एनर्जी है तो काहे उसको चाहिए ज़्यादा एनर्जी, नहीं ना, पहले ही एनर्जी भर ले। मान लीजिए एक बैग है आपके पास, उसमें खूब पैसा भरा हुआ, इतना पैसा भरा हुआ कि अब उससे ज़्यादा भरा नहीं सकता है। अब उससे क्या होगा, निकल ही ना सकता है, उससे ज़्यादा अब डालेंगे तो क्या होगा, चैन बंद नहीं होगा, लॉक नहीं लग सकता है, यही ना। तो एक्टिव वाला को एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले को एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि हाई से लो हो जाता है। जैसे आपकी खूब खाना खा लिया, अब काम करना चालू कर दिए, तो खाना खा लिए तब ना काम कर रहे हैं, तो ख़त्म होते जाएगा, तो ज़्यादा से लो की ओर चल गए। अब पैसिव वाला, अब पूछेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है लो से हाई की ओर चल जाए। किधर चल जाए, हाई कंसंट्रेशन की ओर चल जाए। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी भूख लगा हुआ है आप खाना चालू कर दें, तो उसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा,
पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका डिफ्यूजन, हिंदी में कहते हैं विसरण। फिर दूसरा पार्ट होती है ऑस्मोसिस, हिंदी में कहते हैं पराशरण। ठीक है, ये आपका क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का भाग है। अब डिफ्यूजन कहाँ होता है ये पूछेगा, तो अगर ऑप्शन में पूछे एग्जाम में देगा कि डिफ्यूजन कहाँ होता है, तो बताइएगा डिफ्यूजन आपका होगा तो गैस में होता है। कहाँ होगा, गैस में होगा। डिफ्यूजन कहाँ होगा, तो गैस में होगा। और बोलेगा ऑस्मोसिस कहाँ होती है, तो आप बताइएगा वाटर में होती है। डिफ्यूजन कहाँ होगी, गैस में, तो ऑस्मोसिस कहाँ होगी, पराशरण में। ठीक है, एक पार्ट और होती है पैसिव का ही। ठीक है, फैसिलेटेड क्या होती है, फैसिलेटेड। ठीक है, क्या होती है, फैसिलेटेड। अब फैसिलेटेड क्या होता है याद रखिएगा, ये सब जनरल फॉर्म में होता है। ऑस्मोसिस वाटर में होगा, डिफ्यूजन गैस में होगा, ये किसी का हेल्प नहीं लेगा। लेकिन फैसिलिटेट जो प्रोसेस होगी ना, ये हेल्प लेगी। हेल्प विथ किससे, प्रोटीन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कैसे भी करना हो प्रोसेस, तो वो हेल्प लेगी ही लेगी। किससे, तो प्रोटीन के सहारे लेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेड। क्या कहेंगे, फैसिलिटेड। ओके, यानी हेल्प विद द प्रोटीन, लिखिएगा डूइंग विथ हेल्प टू, यहाँ हेल्प टू प्रोटीन लिखिएगा, तो ये फैसिलिटेड कहला जाएगा। हिंदी वाला लिखिएगा फैसिलिटेड वैसा सिस्टम है जो प्रोटीन की माध्यम से कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेड। क्या कहेंगे, फैसिलिटेड। ये आप लिख लीजिएगा हिंदी वाले। अब मैं बताने जा रहा हूँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है ये मैं बताता हूँ। हिंदी में कहता है कोशिकांग। क्या होगा, कोशिकांग। देखिए, जिस प्रकार आपको पता है कि कोशिका में बहुत सा अनेक पदार्थ मौजूद है, यानी कोशिका में जो अनेक प्रकार मौजूद है ना, पदार्थ जो कोशिका के अंदर अनेक चीज़ मौजूद है, उसी को कहते हैं क्या, कोशिकांग। हिंदी वाला लिखेगा कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ विद्यमान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक, यानी हिंदी वाले लिखेंगे वो कैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वाले याद रखिएगा, ये दोनों में ही क्या पाई जाती है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, तो याद रखिएगा राइबोसोम एक कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है, कोशिकांग है। राइबोसोम मात्र
एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों यानी ए और बी में, ए ये हो गया, ये बी हो गया, में पाई जाती है। यानी राइबोसोम मात्र एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में पाई जाती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में राइबोसोम मात्र एक ऐसा है जो दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये तो बता दिया कि राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है, ए और बी, यानी प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक का खासियत ये है कि इसमें एक कोशिकांग नहीं, अनेकों कोशिकांग पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक में ये लिखिएगा। अब देखिए, यूकैरियोटिक में अब बोले अभी हम क्या कि अनेकों कोशिकांग पाई जाती है, तो कौन सा कोशिकांग पाई जाती है? पहले तो ये पॉइंट लिखिए, अनेक कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। कहाँ? यूकैरियोटिक में। पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे कौन है? तो याद रखिएगा, पहला ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई कही जाती है। ये आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया यूकैरियोटिक का कोशिकांग का। ठीक है, यूकैरियोटिक के कोशिकांग का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये मैं दिखाता हूँ। ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या है? ये आपका क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर छोटा छोटा दाना रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा दाना रहेगा। पहले तो याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता देते हैं, ऐसे वीडियो पहले और बना दिए हैं, वो देख लीजिएगा। रफ का काम है प्रोटीन बनाना, स्मूथ का काम क्या है? यानी चिकना, हिंदी में क्या लिखेंगे? चिकनाई वाला अंतःप्रदवी जालिका लिख लीजिएगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हिंदी वाले लिख लीजिएगा। और रफ का मतलब है खुरदरा अंतःप्रदवी जालिका। रफ का काम है प्रोटीन बनाना और स्मूथ का काम है फैट बनाना, यानी तेल बनाना। ठीक है, जो आप लोग पूड़ी वगैरह खाते हैं उसी से उसको निकालता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर ये दोनों समझ आ गया होगा और वीडियो समझ आ गया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।